हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं अपने घर को एक बड़े से सुनसान महल की तरह महसूस करती हूँ। कारण मेरी सास और घर का माहौल। मेरे पति राहुल एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। दिन भर ऑफिस, मीटिंग्स और कभी कभी आउट ऑफ स्टेशन टूर। घर आते आते रात हो जाती है। शुरू शुरू में लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह दूरी बढ़ती गई। शादी के 5 साल बाद भी हमारे घर में बस एक औपचारिक रिश्ता रह गया था। प्यार, हंसी मजाक, साथ बैठकर बातें करना, ये सब लगभग गायब हो चुके थे। घर में मेरी सासू माँ रहती हैं, जो हमेशा अपने पुराने रीति रिवाजों और नियमों में डूबी रहती हैं। उनकी छोटी बहन मेरी बुआ जी, जो 52 साल की हैं, पिछले 6 महीने से हमारे साथ रह रही हैं, क्योंकि उनका गांव का घर बन रहा है। बुआ जी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो हमेशा परिवार की जिम्मेदारियों में लगी रहती हैं। मेरे ससुर जी भी अब नहीं रहे। घर में ज़्यादातर समय सिर्फ हम 3 महिलाएं ही होती हैं। राहुल जब घर आते तो थकान के मारे सीधे कमरे में चले जाते और सुबह जल्दी निकल जाते। मैं दिन भर घर संभालती, खाना बनाती, सासू माँ की सेवा करती और शाम को अकेले बालकनी में बैठकर सोचती कि क्या शादी का मतलब सिर्फ ये है? क्या एक परिवार में रहना ही काफ़ी है या कुछ और भी चाहिए? मुझे हमेशा एक खालीपन महसूस होता। कभी कभी रात को छत पर अकेले बैठकर तारों को देखती और सोचती कि मेरी जिंदगी में खुशी कहाँ खो गई। राहुल अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी व्यस्तता ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं खुद को समझाती कि सब ठीक है, लेकिन दिल नहीं मानता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो मेरे इस खालीपन को और गहरा कर देगा, लेकिन साथ ही मुझे एक नई राह भी दिखाएगा। उस दिन सुबह का वक्त था। सासू माँ की घुटनों में तेज़ दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कम से कम 10 दिन आराम करना होगा। घर का सारा काम मेरे ऊपर आ गया था। बुआ जी भी उम्र के कारण ज़्यादा काम नहीं कर पाती थीं। बाजार से सामान लाने, बिल भरने और बाहर के छोटे मोटे काम अक्सर राहुल या सासू माँ ही संभालते थे। अब सासू माँ बिस्तर पर थीं तो यह जिम्मेदारी किसी और को उठानी थी। ठीक उसी समय हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल, रमेश अंकल, जो 48 साल के थे, हमारे घर आए। वो हमारे परिवार के पुराने दोस्त थे। उनके बेटे विदेश में थे और पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। वो अकेले रहते थे। सासू माँ ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था, क्योंकि वो उन पर भरोसा करती थीं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो रमेश अंकल मुस्कुराते हुए खड़े थे। साधारण सा कुर्ता पजामा, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अलग सा आत्मविश्वास था। ऊंचा कद, सीधा शरीर और बात करने का तरीका जो किसी को भी सहज महसूस करा दे। रिया बेटा, कैसी हो? सासू माँ की तबीयत कैसी है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ में गर्मजोशी थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी अंकल, अंदर आइए। सासू माँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। वे अंदर आए और सासू माँ से मिले। सासू माँ ने उन्हें बताया कि घर के बाहर के सारे काम अब उन्हें संभालने होंगे। रमेश अंकल ने तुरंत हामी भर दी। कोई बात नहीं बहन जी, मैं यहाँ हूँ। जितने दिन ज़रूरत हो मैं मदद करूँगा। उस दिन से हमारे घर में एक नई हलचल शुरू हो गई। रमेश अंकल सुबह आते, बाजार से सब्जी राशन लाते, बिल भरते और शाम को थोड़ी देर बैठकर सासू माँ से बातें करते। मैं चाय या नाश्ता बनाकर उनके लिए ले जाती। शुरू शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उनकी मौजूदगी घर में एक अलग सा सुकून ला रही थी। वो हमेशा मुस्कुराते रहते, छोटी छोटी बातों में भी ध्यान देते। कभी कहते, रिया बेटा, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था, या तुम थक गई हो लग रही हो, थोड़ा आराम कर लो। एक दिन दोपहर में मैं किचन में खाना बना रही थी। सासू माँ सो रही थीं और बुआ जी मंदिर में पूजा कर रही थीं। रमेश अंकल बाहर से आए और बोले, रिया, थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने गिलास में पानी दिया। जब उन्होंने गिलास लिया तो उनकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ से टकराईं। एक साधारण सा स्पर्श था, लेकिन मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, अंकल बैठिए, चाय बना देती हूँ। वे किचन के दरवाजे पर खड़े हो गए और बोले,
तुम रोज़ इतना काम करती हो, कभी थकती नहीं हो क्या? उनकी बात में सच्ची चिंता थी। मैंने सिर झुकाकर कहा, क्या करूं अंकल, घर तो संभालना पड़ता है, राहुल तो ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है, काम भी करो लेकिन खुद को मत भूलो। उनकी ये बातें मुझे अंदर तक छू गईं। राहुल को तो शायद कभी ध्यान ही नहीं आता कि मैं कितना काम करती हूँ। अगले कुछ दिनों में रमेश अंकल और मेरे बीच बातचीत बढ़ने लगी। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के अनुभव सुनाते, कैसे उन्होंने अकेले अपने बेटे को बड़ा किया, कैसे मुश्किलों का सामना किया। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे आकर्षित करने लगी। मैं खुद को समझाती कि यह सिर्फ सम्मान है, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी होने लगी। उनकी मौजूदगी में मुझे लगता कि कोई मुझे समझ रहा है। एक शाम को सासू माँ की दवाई खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि नई दवाई लानी होगी। बुआ जी ने कहा, रिया, तुम अकेले मत जाना, रमेश भैया को साथ ले लो। मैंने हामी भर दी। रमेश अंकल अपनी पुरानी स्कूटर लेकर आए। चलो रिया, बाजार चलते हैं। मैं उनके पीछे बैठ गई। रास्ते में हवा चल रही थी। उन्होंने पूछा, रिया, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो, लेकिन आंखों में उदासी छुपी रहती है, क्या बात है? मैंने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी सच्ची नज़रों के सामने कुछ नहीं छुपा। मैंने धीरे से कहा, अंकल, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह रह गई हूँ। राहुल इतने व्यस्त हैं कि मुझे समय ही नहीं मिलता। उन्होंने स्कूटर धीमी की और बोले, बेटा, हर रिश्ते में संवाद ज़रूरी है। अगर तुमने राहुल से अपनी बात नहीं कही तो वो कैसे समझेंगे? मैं चुप रही। बाजार पहुंचकर हमने दवाई ली, कुछ फल और राशन खरीदा। वापसी में उन्होंने कहा, रिया, तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। उस रात मैं सो नहीं पाई। रमेश अंकल की बातें बार बार याद आ रही थीं। मैं सोचने लगी कि क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या राहुल को मेरी परेशानी का अंदाज़ा भी है? अगले दिन सुबह रमेश अंकल आए तो मैंने उन्हें चाय दी। उन्होंने कहा, रिया, आज तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, अंकल, मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। राहुल से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि काम है। रमेश अंकल ने गंभीर होकर कहा, बेटा, यह गलत है। एक परिवार में सबको समय देना पड़ता है। मैं राहुल से बात करूँगा। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने ज़िद की। 2 दिन बाद जब राहुल घर आए तो रमेश अंकल ने उनसे सीधे बात की। राहुल बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत अकेली है। तुम उसे सिर्फ घर संभालने वाली समझ रहे हो। उसे तुम्हारे समय, तुम्हारे ध्यान की ज़रूरत है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन वो टूट जाएगी। राहुल को झटका लगा। उन्होंने पहले तो बचाव किया, लेकिन रमेश अंकल ने उन्हें समझाया, बेटा, छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। वक्त दो, बातें करो, साथ घूमो, वरना पछतावा होगा। राहुल सोच में पड़ गए। अगले दिन उन्होंने ऑफिस में छुट्टी ली और पूरे दिन घर पर रहे। उन्होंने मुझसे पूछा, रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो, मुझे बताओ। मैं रोते हुए सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि तुम मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते हो, पत्नी नहीं। राहुल को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, माफ़ कर दो रिया, मैं इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब से बदलूंगा। उसके बाद राहुल ने अपनी जॉब में कुछ बदलाव किए। उन्होंने कम यात्राएं की, शाम को जल्दी घर आने लगे। हम साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते, कभी कभी बाहर घूमने जाते। सासू माम भी देखकर खुश होती। बुआ जी कहती, देखो, समय पर सही सलाह कितना फ़र्क ला सकती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1 महीने बाद एक नया मोड़ आया। रमेश अंकल के बेटे का फ़ोन आया कि वो भारत आ रहे हैं और पिता के साथ रहना चाहते हैं। रमेश अंकल को अपने घर वापस जाना था। जाने से पहले उन्होंने मुझे और राहुल को बुलाया। रिया बेटा, राहुल बेटा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ शादी काफ़ी नहीं, रोज़ाना प्रयास चाहिए। मैंने सिर्फ वो कहा जो सही था। अब तुम दोनों खुश रहो। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, अंकल, आपने हमें समय पर संभाला। अगर आप ना होते तो शायद हमारा रिश्ता और बिगड़ जाता। राहुल ने भी कहा, अंकल, आप जैसे दोस्त हर परिवार को चाहिए। रमेश अंकल मुस्कुराए और बोले, बस यही खुशी काफ़ी है। वे चले गए। घर फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। राहुल और मैं ज़्यादा करीब आ गए थे। हम एक दूसरे की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगे। सासू माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। बुआ जी भी अपने नए घर में चली गईं। कुछ महीनों बाद एक खुशखबरी आई।
मैं माँ बनने वाली थी। जब मैंने राहुल को बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, रिया, तुमने हमारी ज़िंदगी को पूरा कर दिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। सासू माँ पूजा करने लगी। राहुल हर वक्त मेरी देखभाल करते। मैं सोचती कि अगर रमेश अंकल ने सही समय पर सही बात न कही होती तो शायद आज यह खुशी न होती। दोस्तों, समय बीतता गया। हमारे घर एक प्यारा सा बेटा आया। अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, पति का प्यार, परिवार का साथ और एक नया जीवन। लेकिन इस पूरे सफ़र में मैंने सीखा कि रिश्तों में संवाद कितना ज़रूरी है। अगर पति अपनी पत्नी को समय नहीं देता तो वह अकेलापन महसूस करने लगती है। वह खालीपन कभी कभी गलत राह पर ले जा सकता है, लेकिन सही सलाह और समझदारी से परिवार बच जाता है। रमेश अंकल जैसा इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के सही रास्ता दिखाता है, वो असली दोस्त होता है। इसलिए हर पति को अपनी पत्नी को सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि जीवन साथी समझना चाहिए। उसे समय दो, उसकी बात सुनो, उसकी खुशी का ख्याल रखो। तभी परिवार मजबूत और खुशहाल रहता है। अगर एक पत्नी को अपनापन नहीं मिलता तो वह अनजाने में किसी और की तरफ मुड़ सकती है, लेकिन सही फैसले और संवाद से सब ठीक हो सकता है। नेहा नहीं, रिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी के रिश्ते में वक्त और समझदारी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर पत्नी अकेली महसूस करने लगे तो परिवार टूट सकता है। इसलिए हर पति को अपनी पत्नी को जीवन साथी की तरह सम्मान और समय देना चाहिए। सही समय पर सही सलाह किसी भी रिश्ते को बचा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शब्द गिनती लगभग 1850 शब्द।